हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। ईपीएफओ रिवीजन सीरीज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप ईपीएफओ की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट मिनट प्रिपरेशन है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपको पता है आपका 80% जो काम है अब स्टार्ट होगा। मैं हर अपने लेक्चर में बोल रहा हूँ, चाहे आप पॉलिटी की डेली डोज देख रहे होंगे या फिर पॉलिटी फॉर ऑल होंगे या जो भी आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं उसमें कह रहा हूँ रिवाइज़ कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, पॉजिटिव रहिए और अपने आप को इमेजिन कीजिए। इमेजिन पेपर पे नहीं करना है, इमेजिन करना है ढोलपुर हाउस। किस चीज़ के लिए? इंटरव्यू के लिए। अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, सेल्फीज़ भेज रहे हैं विद मास्क। ठीक है, तो आज का जो है हमने कोड्स करने हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आए थे और आपने कहा भी था सर कोड्स करा दीजिए। तो मैंने ये कोड्स ऑफ लेबर जो हैं हमारे जितने भी आए हैं उनको मैंने पढ़ा अच्छे से। ठीक है जी, और काफ़ी वेबसाइट्स भी विज़िट करी जैसे leaflet.in, PRSI इंडिया या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस या फिर बेयर एक्ट। ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपके लिए कंपाइल किए गए हैं ईजिली से। अगर आपने पहले से भी ये कहीं और से पढ़े हैं, खुद से पढ़े हैं, कहीं और पे भी देखे हो तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं, शायद आपको नए चीज़ें भी पता चल जाएं। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल ईजी तरीके से आप लोग ये समझें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कोड ऑन वेजेस 2019। ठीक है, इसके बारे में हम पॉइंटर्स पे जल्दी जल्दी बात करेंगे। ठीक है, सोना नहीं है, पेन एंड पेपर अपने साथ रखिए। ठीक है, अगर आपको कुछ लिखना है एंड रिवीजन मोड में ज़रूर रहिएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अब इस कोड ने क्या करा है, इस कोड ने एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज डाला है जिसमें कि प्रोहिबिट करता है एक एम्प्लॉयर को किस चीज़ का, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन वेजेस पेबल टू अ मेल एंड फीमेल। ठीक है जी। अच्छा, तो इससे एक चीज़ मैं आपको, अब कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कौन सा आर्टिकल है जो कि इक्वल पे फॉर मेन एंड वेमेन के बारे में बात करता है। और आर्टिकल में इसलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पहली ये कहता है। अगला कहता है फ्लोर वेज के बारे में बात करता है। फ्लोर वेज क्या है? टू बी द बेस रेम्यूनरेशन कंप्यूटेड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है जी, मतलब आपको फ्लोर वेज क्या होती है? एक फिक्स्ड वेज, मिनिमम वेज होती है और उसको आपको रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सारी अपनी डिसाइड करेगी। हर स्टेट का डिफरेंट होता है। इसमें कहते हैं कि इट हैज़ टू बी कंपाइल्ड विद ऑल स्टेट्स। ठीक है जी, और मतलब क्या है, फ्लोर वेज कैन बी फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसको मैंडेटरली क्या कर दिया गया है, रिवाइज करना है इसको। हर इसका जो आप जो वेज का रेट बनाएंगे वो हर 5 साल के बीच में आपको रिवाइज करना है, 5 ईयर्स। तो ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है, इसमें एक नया फीचर ऐड कर दिया। पहले तो इंस्पेक्टर आता था। ठीक है जी, अब इंस्पेक्टर क्या कर दिया हमने, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इसका नाम कर दिया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। अब वो कौन रहेंगे? वो होंगे एक पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है जी, और उनके पास क्या क्या पावर रहेगी, वो एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी वर्कर, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है जी, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी भी इंसान से, वो वहाँ के एक फैक्ट्री में। ठीक है जी, वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि उनके पास क्या होगा, पुलिस ऑफिसर अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की पावर्स रहेंगी। ठीक है, तो वो ये सारे कर सकते हैं और ये एम्प्लॉयर से कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी अपने डायरेक्शंस दी हैं, पावर्स दी हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट हमारे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को दे के रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और डिस्टिंग्विश फीचर जो है कोड में डाला है, वो क्या डाला है, गुड फेथ क्लॉज। अभी गुड फेथ क्लॉज क्या है? गुड फेथ क्लॉज क्या है? ये इम्प्लाई करता है कि नो केस कैन बी फिल्ड अगेंस्ट एन ऑफिसर। किसी ऑफिसर के अगेंस्ट केस नहीं फिल किया जाएगा फॉर एनीथिंग डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर द कोड। मतलब कि कोई भी चीज़ जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से करी है और उस टाइम पे करी है, तो उसके खिलाफ जो है वो केस दर्ज नहीं किया जाएगा। और अच्छी बात भी है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी फैक्ट्री में जाते हो और वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में इंस्पेक्टर जाता है तो उसको धमकियाँ भी मिल जाती हैं। ठीक है, बड़े लोग हैं, मनी लोग हैं, तो ये क्या है, गुड फेथ क्लॉज ऐड किया हुआ इस कोड में। ठीक है, अब क्या है, पेनल्टीज़ है। पेनल्टीज़ ऑन एम्प्लॉयर जो है वो अब 1 लाख तक की हो जाएगी और 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, ओवर टाइम के ऊपर भी बात करते हैं। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर सकती है नंबर ऑफ आवर्स
जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक नॉर्मल वर्किंग डे। ठीक है जी, कि एक नॉर्मल वर्किंग डे, देखिए हमने डेफिनेशंस तो करी हुई हैं सारी एक्ट में। ठीक है जी, अब नॉर्मल वर्किंग डे कितने बजे स्टार्ट होना है वो भी उसमें दिया हुआ था, लेकिन जो वर्क आवर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। ठीक है जी, और इन केस एम्प्लॉयज़ वर्क इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल वर्किंग डे, मतलब सपोज अगर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपके रख दी हैं 12 घंटे, जिसमें कि 2 घंटे की ब्रेक है। ठीक है, और सपोज आपका वर्किंग आवर 15 आवर्स पहुंच गया है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे नॉर्मल वर्किंग आवर इतना ज़्यादा नहीं होता है, यूजुअली 8 से 9 घंटे होता है। ठीक है, तो अब सपोज़ यहाँ पे इनके एक्सेस होगी 3 आवर्स या 4 आवर्स, तो इसमें क्या है, दे विल बी इंटाइटल्ड टू ओवर टाइम वेज। ठीक है, उनको ओवर टाइम वेज मिलेगी, और वो क्या होगा, इट मस्ट बी लीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेज। मतलब कि अगर सपोज़ आपको 100 रुपये घंटे के हिसाब से मिल रहे हैं, तो अगर आपने 5 घंटे ओवर टाइम करे हैं तो वो 500 के हिसाब से इंटू 2 होगा, मतलब 1000 रुपये आपको मिलने चाहिए। ये कोड में दिया हुआ है ओवर टाइम के बारे में। ठीक है, अब पेमेंट ऑफ वेजेस, अब वेजेस किस तरीके से पे किए जा सकती हैं, ये किस किस तरीके से पे कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कॉइन्स में दे सकते हैं। ठीक है जी, चलो आजकल तो कॉइन्स कौन ही देता है। फिर करेंसी नोट्स में दे सकते हैं। ठीक है जी, फिर आप चेक के थ्रू दे सकते हैं। फिर आप बाय क्रेडिटिंग टू बैंक अकाउंट है, जो अच्छी अच्छी कंपनीज है तो अपने एम्प्लॉयज़ का बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं और उसी में डालते हैं, सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही हो। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी है। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या है, यूपीआई आ गया। ठीक है जी, फ़ोनपे आ गया, आपके जितने भी पेटीएम आ गया। ठीक है जी, तो इस टाइप के हैं। ठीक है जी, अब वेज पीरियड जो है दैट विल बी फिक्स्ड बाय एम्प्लॉयर्स। कैसे, जैसे कि आपका वेज पीरियड किस हिसाब से है कि कई बार आपको जो डेली है, मतलब कि आपको दिहाड़ीदार जो होते हैं, जैसे कि अच्छा कोई मज़दूर आया है उसको 500 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से दे रहे हो। ठीक है जी, या फिर ज़्यादा काम है जैसे हफ्ते के हिसाब से कर दिया, चलो हफ्ते के मैं आपको दे रहा हूँ कितने, मैं आपको दे रहा हूँ 4000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप फोर्टनाइटली दे रहे हैं, मतलब एक रात के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, या फिर मंथली। ठीक है, मंथली के हिसाब से। तो ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वेज पीरियड जो है वो एम्प्लॉयर फिक्स कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस। अब बोनस क्या है, बोनस होता है मतलब एडिशनल जो आपको एक भत्ता मिलता है। ठीक है, सारे एम्प्लॉयर्स जिनकी वेजेस whose wages do not exceed a specific monthly amount, मतलब कि एक स्पेसिफिक मंथली अमाउंट है, जैसे ये 10,000 रुपये है, सबकी इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, जो कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ, नोटिफाई जो करी हुई है किसने, स्पेसिफिक अमाउंट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको एनुअल बोनस मिलेगा, ये कोड कहता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये एक एंटाइटल टू एनुअल बोनस है। ठीक है, अब बोनस विल बी एटलीस्ट 8.33 ऑफ हिज वेजेस, 8.33 ऑफ हिज वेजेस। ठीक है, मतलब इस 8.33% ऑफ उसका वेज होना चाहिए, या फिर ₹100 होना चाहिए, विच एवर इज़ हायर। ठीक है जी, और इसके एडिशन क्या है, एम्प्लॉयर विल डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अमंग्स द एम्प्लॉयज़। ठीक है जी, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका एक पार्ट। ठीक है जी, और वो कैसे होगा, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू एनुअल वेजेस। एनुअल वेजेस मतलब सालाना जो वेजेस हैं एम्प्लॉयज़ की, उस हिसाब से होगी। और एक एम्प्लॉयर को मैक्सिमम 20% एनुअल वेजेस के हिसाब से, मतलब अगर उसके एनुअल वेजेस जितने भी हैं उसका 20% मैक्सिमम उसके हिसाब से उसको बोनस मिल सकता है। ठीक है, अब एडवाइजरी बोर्ड पे आते हैं। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडवाइजरी बोर्ड बनाएगा। ये सारे के सारे हमारे कोड ऑफ वेजेस 2019 या 20 भी कह सकते हैं, उसके कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या है, वो क्या कंसिस्ट करेगा, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर्स आएंगे उसमें, फिर आपके एम्प्लॉयज़ आएंगे, इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स, जितने आपके एम्प्लॉयर्स उतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए बोर्ड में। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए। ठीक है, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होने चाहिए। ठीक है जी, फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी आना चाहिए, जिसमें कि एम्प्लॉयज़, इंडिपेंडेंट पर्सन्स, ये सब होने चाहिए। ठीक है, और फर्दर क्या है, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स जो हैं, जो कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड विल बी द वुमेन। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि 1/3 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट बोर्ड के उसमें वेमेन होनी चाहिए। ठीक है,
अब बोर्ड विल एडवाइज द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ऑन वेरियस इश्यूज। अब ये कौन कौन सी इश्यूज पे एडवाइस कर सकता है? सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, कि मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। दूसरा है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ गए हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। अब ये इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए, अब इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल PSUs कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इस पे चेंजेस आए हैं। ये सारे चेंजेस हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब 2019 बिल जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा था? वो कर रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट विल एक्ट एज अ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 2019 में बोला था। लेकिन 2000 बिल में एक चीज़ ऐड कर दी, उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो रहेगी। ठीक है जी, लेकिन उसमें क्या है कि PSU में अगर 50% से भी कम अगर आपका जो है शेयर होल्डिंग है कम सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टिल वो एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। ठीक है, आपको पता है कि इसमें परसेंटेज होती है। ठीक है, PSUs की कितना परसेंट होता है गवर्नमेंट का उसमें, तभी वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहलाती है। ठीक है, तो कईयों में 50% होता है, कईयों में ज़्यादा होता है, कईयों में कम होता है। 50% से कम में भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी। ठीक है जी, इट विल कंटिन्यू टू बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर अ सेंट्रल PSU इवन इफ द होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट PSU बिकम लेस देन 50% पोस्ट द कमेंसमेंट ऑफ द बिल्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सर्टन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो देखते हैं। देखिए, 2019 बिल में क्या कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी सर्टेन इंडस्ट्रीज़, जिसमें रेलवेज, माइंस, टेलीकॉम और बैंकिंग आया था। ठीक है, 2019 में ये कहा था। 2020 में क्या ऐड कर दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी फॉर कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ एज वेल। ठीक है, कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ वही आगे जिसमें कि हम देखते हैं आगे क्या है। अब कंट्रोल्ड इंडस्ट्री क्या होते हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, कि इन द बिल्स ऑन एक्यूपेशनल सेफ्टी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में इसको डिफाइन किया रहा है एज एन इंडस्ट्री ऑन विच कंट्रोल ऑफ द यूनियन। ठीक है जी, कंट्रोल ऑफ द यूनियन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि आपका जो यूनियन का कंट्रोल है वो उस इंडस्ट्री पे रहेगा जो कि एक सेंट्रल एक्ट के तहत डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, उसको हम कंट्रोल्ड इंडस्ट्री में ही डालेंगे। ठीक है, तो 2020 में कंट्रोल्ड इंडस्ट्री में भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्लॉज आ गया था। ठीक है, अब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि आप जज साहब के पास जाते हैं। ठीक है जी, कुछ आप जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपका लाइसेंस है वो जब्त हो गया है। ठीक है, तो इतना ग्रीवियस वो आपका ऑफेंस नहीं है, तो आप उसमें कुछ मतलब अमाउंट देते हैं और फिर आप छूट जाते हैं, उसको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कहते हैं। तो इसमें क्या है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ऐसा नहीं है कि लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है। आपको तो कई बार जज साहब जो है सोशल पनिशमेंट भी दे देते हैं कि हाथ ऊपर खड़ा करके पूरी बाहर रहो। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या क्या है। 2019 के बिल में क्या है कि इसमें कहा था अलाउड, इट अलाउड फॉर कंपाउंडिंग मतलब सेटलिंग। ठीक है जी, ऑफ ऑफेंसेस विच वर नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है जी, और विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। उन्होंने बोला था ठीक है, इसको रफा दफा करो, बैठ के बात के ख़त्म करो। ठीक है, 2000 और कंपाउंडिंग वॉज अलाउड। ठीक है, कंपाउंडिंग वॉज अलाउड फॉर अ सम ऑफ 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। मतलब कि 50% जो था मैक्सिमम फाइन वो आपको सम देना पड़ता था। ठीक है, ये 2019 में कहा था। अब 2020 में क्या कहा है? 2020 में क्या कहा है? द 2020 बिल्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टेट्स दैट द ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल की कर दी है, विद फाइन विल बी कंपाउंडेबल। मतलब 1 साल की आपकी पनिशमेंट आ गई है इसमें। ठीक है, और ऑफेंसेस विद फाइन कंपाउंडिंग इज अलाउड फॉर सम ऑफ 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। वही सेम चीज़ लाइन, लेकिन अब 1 साल की इसमें सज़ा भी आ गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब
क्या होता है अब, फॉर ऑफेंसेस इम्प्रिजनमेंट कंपाउंडिंग इज अलाउड फॉर द सम ऑफ 75%। ठीक है जी, 75%। अब इसमें क्या कहा है कि इस बिल में कहा है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में 50% जो है वो कंपाउंडेड हो सकते हैं, जहाँ पे कि पेनल्टी लिवाइड होगी, मतलब कि नॉन मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर टाइप हो गया कि तब उसमें 50% होगी। लेकिन 75% कैसी होगी, जिसमें कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, अब देखिए कि किसी इंडस्ट्री में कोई इंस्पेक्टर गया है, वहाँ पे आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं करे हुए हैं, ठीक है, चलो ठीक है, ये इसमें 50% लगा दिया कि इतना आ गया है। लेकिन अगर आपने रजिस्टर में गलत चीज़ें लिख दी हुई तो फिर 75% आएगा। ठीक है, ये नए कोड में है। ठीक है, अब इसमें कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में क्या है कि इसमें कहा है कि सोशल सिक्योरिटी फंड्स के बारे में बात करी है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तो हम सबको पता ही है, ठीक है जी, ठेला लगाते हैं या फिर रिक्शा पुलर्स होते हैं, या मतलब जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? अब गिग वर्कर्स आ गए आपके फ्रीलांसर्स, ठीक है जी, या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, इनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या हुए? जैसे कि आपके ओला आ गया, ऊबर आ गया, स्विगी आ गया, ठीक है, जोमेटो आ गया, ये सब आपके प्लेटफॉर्म वर्कर्स में आते हैं। अब ये हुआ क्या 2020 में? देखिए हुआ क्या, कोविड हुआ। ठीक है, कोविड में सबसे ज़्यादा क्या हुआ, ये आपका ओला, स्विगी, ये सब हमने देखा कि बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री होगी और लेबर लॉज में इनके लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी था। तब सोशल सिक्योरिटी फंड्स की बात करी गई है, किसके लिए? अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर। अब इसमें क्या है, 2019 के बिल में क्या कहा था? इसमें कहा था इन्होंने एम्पावर किया सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटअप करना है सोशल सिक्योरिटी फंड, किसके लिए? अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है, लेकिन 2020 में क्या स्टेट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेटअप सच अ फंड। इन्होंने बोला था कि पहले करना है, फिर इसमें बोला कि आप सच फंड करेंगे, और उसमें ये भी कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी सेटअप करेंगे और एडमिनिस्ट्रेट करेंगे अलग से एक सेपरेट सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। सेंट्रल भी करेंगे और स्टेट भी करेंगे। 2020 के बिल में और भी प्रोविज़न हुए थे। क्या? इसमें प्रोविज़न किया था रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर। ये देखें, आपको कैटेगरी पता चल गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर। तो ये हमने फंड्स के बारे में बात करी। ठीक है, अब देखिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, इस पे क्या बात करिए। देखिए 2019 बिल में कहा गया है कि 2019 बिल प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल एंड वेरियस स्टेट लेवल बोर्ड। अब ये बोर्ड बनाना है किस चीज़ के लिए? ताकि आपकी जो स्कीम्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए उनको हम एडमिनिस्टर कर पाएँ। ठीक है, स्कीम्स को एडमिनिस्टर कर पाएँ। अब देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए 2020 बिल जो वो स्टेट करता है, इसके साथ साथ ये जो है आपके ऊपर वाले में, इसके साथ साथ क्या है, एडिशन करी है, इन एडिशन टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा। और ठीक है, वो क्या होगा, इट दैट विल मे ऑल्सो एक्ट एज द बोर्ड फॉर पर्पसेज ऑफ वेलफेयर ऑफ गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, और वो रिकमेंड कर सकता है मॉनिटर करने के लिए स्कीम्स, किसके लिए? गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो अब गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स आपको पता ही है, मैंने बता दिया होगा कि होते क्या हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि इनके लिए क्या काम करना है। ठीक है, अब इन सच केसेस बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ मेंबर्स होंगे, वो देखते हैं कौन होंगे। सबसे पहले 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एग्रीगेटर्स के, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? एग्रीगेटर्स होते हैं कोई ऐसा इंसान या ऑर्गेनाइजेशन जो गैदर करते हैं चीज़ें, गैदर करते हैं आपके रिसोर्सेज। ठीक है जी, किस चीज़ के लिए? काम करने के लिए। अब वो इंश्योरेंस भी हो सकता है, इंश्योरेंस थर्ड पार्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको एग्रीगेटर करते हैं। ठीक है, और क्या है, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे गिग वर्कर्स के, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के, और जो कि नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर डायरेक्टर जनरल होंगे किसके? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के, और 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब रोल ऑफ एग्रीगेटर्स क्या रहेगा, ठीक है, एग्रीगेटर्स मैंने आपको बता दिया, अब इनका रोल क्या रहेगा। देखिए 2020 के बिल जो है वो क्लैरिफाई करता है कि स्कीम जो है गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए वो फंड की जाएंगी एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्रीगेटर्स, वही जो मैं थर्ड पार्टी बोल रहा था जो कि रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी हो सकते। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एग्रीगेटर्स इकट्ठे काम करेंगे किस चीज़ के लिए, फंड करने के लिए, ठीक है। अब इस पर्पज़ के लिए बिल ने कर गया लिस्ट ऑफ एग्रीगेटर्स कर दिया है 7वें शेड्यूल में, ठीक है। अब इसमें क्या है, 9 कैटेगरीज जो है वो मेंशन कर दी हैं। वो 9 कैटेगरीज क्या है, राइड शेयरिंग सर्विसेज, फूड एंड ग्रॉसरी डिलीवरी सिस्टम हो गए, ठीक है जी, कंटेंट एंड मीडिया सर्विसेज हो गए, ई मार्केट प्लेसेस हो गए, ठीक है जी, और एनी कंट्रीब्यूशन फॉर सच एन एग्रीगेटर मे बी अ रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि जो आपकी एग्रीगेटर की कंट्रीब्यूशन है उसका जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और उसका जो है कितना परसेंट रहेगा, 1 to 2% जो है वो होना चाहिए किसका, एनुअल टर्नओवर ऑफ द एग्रीगेटर। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोटक महिंद्रा एक आपका बन गया है एग्रीगेटर, तो उसका 1 to 2% जो है एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सच कंट्रीब्यूशन कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ द अमाउंट पेड और पेबल बाय एन एग्रीगेटर टू गिग वर्कर, मतलब 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए जो कि अमाउंट पे करेंगे टू गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। देखिए अब इसमें ना चेंजेस ऑफ डेफिनेशंस भी हुई हैं। चेंजेस इन डेफिनेशंस क्या क्या हैं वो देखते हैं। अब 2020 के बिल में डेफिनेशंस चेंज हुई हैं इन सर्टन टर्म्स ऑफ द कोड, वो देखते हैं इनमें क्या क्या है। सबसे पहले है इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड कर दिए वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू एम्प्लॉय होते हैं उनको भी एम्प्लॉयज़ मानेंगे। और इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है डेफिनेशन ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स टू इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट। ये क्यों हुआ है, ये कोविड की वजह से हुआ, आपने देखा है सोनू सूद कितना काम करा उन्होंने, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, और कितने ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स आप के मतलब उनकी डेथ भी हुई है, तो इनको हमने एम्प्लॉयज़ में अंदर मतलब ले आए हैं, ठीक है, इंक्लूड कर लिया है। अब देखिए अब इसमें क्या है कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स पे भी काम किया हुआ है। अब प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होता है, प्लेटफॉर्म हो गए जैसे कि ओला हो गए, ऊबर हो गए, स्विगी हो गए, ठीक है जी, ये जो आपके जोमेटो हो गए, ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स आते हैं। अब इसमें क्या है, इन्होंने एक्सपैंड कर दिया डेफिनेशन ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वो क्या है, टू एडिशनल कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज एक्टिविटीज़ एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, बट यूजुअली यही होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन की है उसकी डेफिनेशन भी बढ़ा दी है, ठीक है। उसमें क्या है, फिल्म्स, वेब बेस्ड सीरियल्स, टॉक शोज़, रियलिटी शोज़, स्पोर्ट्स शोज़, ठीक है, इन सबको भी जोड़ लिया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क्स को एग्जेम्प्ट कर दिया किसके एम्बिट से, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। अगर, लेकिन उसमें क्या है, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 50 लाख से ऊपर जा रही है, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है जी। और उसमें क्या लिखा है, इफ़ दे एम्प्लॉय मोर देन अ सर्टन नोटिफाइड नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब इसमें देखिए ग्रेट्युटी के ऊपर भी कर दिया इन्होंने चेंज, ठीक है जी। 2019 के बिल में ग्रेट्युटी जो था वो क्या कहा था कि पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल के लिए, 5 ईयर्स का था, लेकिन अब इसमें क्या है 2020 में बिल ने रिड्यूस कर दिया है ये टाइम पीरियड 5 से 3 साल फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट, ठीक है, 3 से 5 साल, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब इसमें क्या है, एडिशनल पावर्स ड्यूरिंग एपिडेमिक। अब देखिए कोरोना की वजह से ये चेंजेस आए हैं। आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो है पीएफ या फिर आपके जो बाकी जो डीए है वो होल्ड पे रख लिया था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्ला गुल्ला मचा था, तो इसमें फिर एक नई चीज़ डाल दी थी 2020 में, इन्होंने ऐड कर दिया था नए क्लॉजेस, क्या, जिसमें कि क्या कहा था कि एपिडेमिक के टाइम पे वो क्लॉजेज ऐड हो जाएंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेफर कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पीएफ के अंतर्गत या फिर ईएसआई के अंतर्गत फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इन केस ऑफ पैंडमिक, एंडेमिक और नेशनल डिजास्टर,
ठीक है, ये कोरोना से ही हमने मोटिवेशन ली है, 3 मंथ्स तक डेफर कर सकती है, चेंज कर सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, अब डेली वर्क आवर लिमिट जो है 2019 बिल जो है, डेली वर्क आवर जो लिमिट है वो आपने 8 आवर्स पर डे कर दिया हुआ है। ठीक है, 8 घंटे पर डे हो गया ये वर्क आवर लिमिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। इसमें क्या क्या है देखिए, अब ये देखिए डेली वर्क आवर लिमिट वही 8 आवर्स पर डे कर दिया है इसमें चेंज। और क्या है, अब इन्हों को बेनिफिट्स दे दिए हैं किसको, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। क्यों, कोरोना की वजह से। ठीक है, अब 2020 का जो बिल है उसमें प्रोवाइड किया है सर्टन बेनिफिट्स फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस सिस्टम ईदर इन नेटिव स्टेट और स्टेट एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई कि देखिए आपका पीडीएस सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अगर आपके 5 लोग हैं तो आपके एक जो बंदा है उस पर अगर 5 किलो उसको आटा चावल मिल रहा है या इस तरीके से मिल रहा है, पहले आपको वहाँ पे यही मिलता था आपके, जैसे कि यूपी में है तो यूपी में मिलेगा, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया है। तो अगर आप जो आपका बंदा है वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है बेचारा, तो वहाँ से भी पीडीएस सिस्टम से ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन सेस फंड। ठीक है, ये फर्स्ट सेस फंड होता है, ठीक है जी, वो भी उसको मिलेगा। ठीक है, और क्या है, इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड बेनिफिट भी मिलेगा दूसरे वर्कर्स को सेम इस्टेब्लिशमेंट। और ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वर्किंग एंड हेल्थ कोड के अंदर आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट अलाउंस भी है। 2019 का जो बिल है उसमें क्या कहा था, 2019 बिल रिक्वायर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स इन टू पे अ डिस्प्लेसमेंट अलाउंस टू इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है जी, 2019 के बिल में कहा गया था कि आपको ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को जो है डिस्प्लेसमेंट अलाउ देना पड़ेगा, जो कि इक्वलेंट होगा 50% ऑफ द मंथली वेज। ठीक है जी, मतलब कि अगर मंथली वेज 10,000 है तो 5,000 एक आपको डिस्प्लेसमेंट का जो मंथली वेज देना पड़ेगा। अब 2020 का जो प्रोविज़न है उसने ये प्रोविज़न को हटा दिया है। ठीक है, डाटाबेस फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने डाटाबेस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, 2020 का बिल जो है वो क्या कहता था, वो कहता था इट रिक्वायर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इन अ पोर्टल। ये एक डाटाबेस बनाने के लिए बात करी है। और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने पोर्टल पे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन एंड आधार। तो मतलब कि अपने आप को वो रजिस्टर कर सकते हैं। अब आते हैं सोशल सिक्योरिटी फ़ंड। सोशल सिक्योरिटी फ़ंड क्या है, 2020 बिल ने प्रोवाइड किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशल सिक्योरिटी फ़ंड। किस चीज़ का, फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अब इसमें क्या है कि अमाउंट जो है वो कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम सर्टन पेनल्टीज़। ठीक है जी, जो भी आपके पेनल्टीज़ हैं कोड के अंदर उनसे अमाउंट इकट्ठा किया जाएगा और वो फंड में डाल दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है वो दूसरे सोर्सेज भी उसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें कि पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है फंड में। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। अब 2020 बिल जो है वो स्पेसिफाई करता है कि जो कोड है वो अप्लाई करेगा एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय 50 और मोर वर्कर्स। ठीक है जी, ऑन एनी डे ऑफ द लास्ट 1 ईयर। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है मतलब 50 या 50 से ज़्यादा उस पर ये लागू होगा। फैक्ट्री जो है 2020 का जो कोड है इसका थ्रेशहोल्ड बढ़ा दिया। वो कैसे, देखिए 20 वर्कर्स फॉर प्रेमिसेस वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय पावर, और क्या है 40 वर्कर्स फॉर प्रेमिसेस वेयर इट इज़ कैरिड विदाउट यूजिंग पावर। जहाँ ये देखिए हमने फैक्ट्री एक्ट में किया था कि जहाँ पे पावर यूज़ होती है उसका क्या है, विदाउट पावर होती है उसका क्या है। तो विदाउट जहाँ पे यूजिंग पावर है वहाँ पे 20 कर दिया है, विदाउट में 40 कर दिया। ये फैक्ट्री का जो एम्बिट है उसका थ्रेशहोल्ड हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है लेक्चर ख़त्म हुआ। चलो लेक्चर ख़त्म हो गया तो थोड़ी सी बात करना ज़रूरी बनता है क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। चलिए अब बात क्या करनी है, मैंने बोल दिया है कि एमसीक्यू करने हैं, रिवीजन करनी है, राइट करनी है, पढ़ाई करनी है। मैं ये भी बोलता रहता हूँ कि 10 बजे अपना वो कर लो, 10 AM पे आप प्रैक्टिस करो, फलाना ढिमका ऐसे वैसे। ठीक है, वो आप कर भी रहे होंगे। ठीक है, आज डेट क्या है, 20 अगस्त है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, ठीक है, करना ये है कि अब 10 डेज़ का टाइम पीरियड रहा है और 1
सितंबर से पढ़ाई छोड़ सकते हैं। आप बोलेंगे क्यों? 1 सितंबर के बाद कुछ ज़्यादा केयर भी नहीं जा सकता। इन 10 डेज़ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। इन 10 डेज़ में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए, कोई भी आप ना ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है जी। और ऐप जैसे कि मार्केट में बहुत ऐप है, मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, मतलब कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जो कोई करंट अफेयर्स चलते रहते हैं, ठीक है, बेसिक्स वाले, बेसिक्स का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जब आप भी फ्री होंगे ना तो मतलब उस पर वो क्विज़ टाइप्स आते हैं, जैसे 10 क्विज़ आते हैं उसमें, उनमें क्या करो आप इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे वो क्वेश्चन जो हैं आपके कहाँ से आएंगे, बेसिक से आएंगे, ठीक है। मतलब मोबाइल पे जब भी लगे हो ना, मतलब आप क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 करते रहो। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव लीजिए, ऑब्जेक्टिव लीजिए, ठीक है। और वहाँ से अपने जो हैं, आपने जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से स्टार्ट किया, फिर प्रियम्बल पे आए, ऐसे करते करते धड़ाधड़ सारे क्वेश्चंस ना रीड कर लो। सॉल्व नहीं करने तो रीड कर लो। उससे क्या होता है, आपको ना पूरा आइडिया मिल जाएगा। यू विल गेट द होल आइडिया कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये तो आई पॉलिटी की। इकोनॉमी में भी वही कर लो। या फिर एक स्मार्ट तरीका तो ये है कि आप गूगल कर लीजिए कि MCQs ऑन किस पे, बजट। बजट से आपके क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। MCQs ऑन बजट सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी करवा दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से कर लीजिए। और यही सेम चीज़ आप जो ऐप वाली चीज़ है वो हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। फ़ोन पे जब भी आप लगे रहे हो, उससे होता पता क्या है, उससे होता है कि आपका ये देखिए, ये आपका ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका सबकॉन्शियस है। अब आपके सबकॉन्शियस में इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये भाग रहे हैं कैजुअल तरीके से, ठीक है। आप रिलैक्स हो रहे हो, आप भाग रहे हैं, आप क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब धड़ाधड़ हो रहे हैं, ठीक है। और फिर अब आपने 1 सितंबर को ये बिल्कुल छोड़ दिया, होगा क्या, एग्जामिनेशन में आपका सबकॉन्शियस जो है, सबकॉन्शियस बिल्कुल एक्टिवेटेड रहेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, एग्जामिनेशन में आपकी एफिशिएंसी जो है ऊपर हो जाएगी। और एफिशिएंसी ऊपर होगी तो आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके ईजिली सॉल्व होंगे। ये मैंने किया हुआ अपने बहुत एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, ठीक है। आई होप आप सब सही हैं, मस्त हैं, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको लेक्चर कैसे लगा। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।